शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें है पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके थे। वहां पर हम लोग ए डॉट ई करते थे या ई डॉट ए करते थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आप ऑर्डर उलट पलट सकते हैं। याद होगा आपको, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता था और फाई ई को हम लोग बोलते थे ई ए कॉस थीटा या फिर ए ई कॉस थीटा। उसी तरह यहां पे बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में ए और बी को आप उलट पलट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ए डॉट बी बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, बी डॉट ए बोलना कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं ए बी सी डी के ही ऑर्डर में लिखा रहा हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब थीटा एंगल कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई हम यूनिट एरिया ले रहे हैं, तो एरिया ऐसे 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 किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में एरिया हो सकता है। और एरिया वेक्टर होता है, उसका वेक्टर साइन जो होता है या डायरेक्शन, किसी एरिया की डायरेक्शन जो लेते हैं हम, वो उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर ये एरिया है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। वही काम हम लोग यहां पे भी कर रहे हैं। तो रैंडम किसी भी ओरिएंटेशन में हमने ये एरिया ले लिया है, जिससे कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है। द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। तो फाई बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई बी की यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तब कुछ और यूनिट्स हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर तो है ही है, वेबर भी आपको कई जगह लिखा मिलेगा। और वेबर क्या होता है? 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। एसआई यूनिट यही है। एसआई यूनिट आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एसआई यूनिट आप वेबर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये स्पेलिंग किसी किसी जगह, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो डब्ल्यू बी का क्या मतलब है, वेबर, एम एक्स का क्या मतलब है, मैक्स वेल, और टी का मतलब है टेस्ला। आई एम श्योर आपको मीटर स्क्वायर जरूर पता होगा, तो सब कुछ कॉपी कर लीजिए। फ्लक्स में सिर्फ इतना ही। इस लॉ में पहुंचने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, गले की फांसी टाइप चीज बनी हुई है यहाँ पे। इसको आप समझिए कि ये वायर ऊपर से गया है और ऐसे जाके अपने ही नीचे से निकल गया है ना। तो नीचे से निकल गया है, इसलिए इसको मैंने ब्रोकन बनाया, और ये ऊपर से निकल गया है तो वो कंटिन्यूअस। ये तरीका होता है 2D में इस तरह की चीजों को सर्किटिंग में दिखाने का। बहुत जगह आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि अगर एक वायर नीचे से जा रहा है, एक वायर ऊपर से जा रहा है, तो अब इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा वायर ऊपर से जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं। तो यानी कि ये वाला वायर ऊपर से जा रहा है और ये वाला नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है। इसी चीज को, और दूसरा तरीका है ये ऐसे दिखा सकते हैं। तो खैर, इसको मैंने यहां यूज किया है। आप देख रहे हैं कि यहां थोड़े थोड़े गैप्स दिख रहे हैं, तो यानी कि ये वाला ऊपर है, मैं लिख देता हूं ऊपर, और ये वाला क्या है? नीचे, है ना। तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। जैसे ये कॉइल है वैसे ही ये सोलेनॉइड में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे बिना कोर के बना है, यहाँ कोर के साथ बना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट यहां जाएगा ऐसे 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 ऐसे। इस चीज को, जो ये ऐसे जा रहा है, अब मैं थोड़ा सा एक पाइप टाइप की चीज ले आता हूं और अच्छा इमेजिनेशन के लिए। तो
ये आ गया हमारे पास कुछ। अब जैसा ये है वैसा ही ये है। एक एरो मैंने मार्क कर लिया है, तो ये वाला जो रेड एरो है वो ये पहला वाला एरो है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ऐसे करंट जा रहा है तो अगला वाला एरो भी मतलब ये आगे गया फिर लौट के आया, फिर अगला वाला एरो ऐसे ही रहेगा, सारे एरो ऐसे ही एक ही तरफ डायरेक्टेड दिखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जब इस तरह एरो जा रहा है तो मैं इसे देख रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, चलो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी एरो को जब मैं यहां से देखने की बजाय ऐसे देख रहा हूं तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज जाते जा रहा है। अब इसमें से एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो मेरे हिसाब से ये क्या है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल क्लॉकवाइज, उसकी ये ट्रिक है। ठीक है, ये बुक में ही बताई जाती है। तो यानी कि मेरे लिए ये नॉर्थ पोल हो गया, जब ये नॉर्थ पोल हो गया तो ये वाला साउथ पोल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि करंट हमने पास किया तो सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल हमने इस तरह डेवलप कर लिया। करंट पास करने से मैग्नेटिज्म सोलेनॉइड में आया था। अब उल्टा, उल्टा क्या करेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल यहां पे लाएंगे, मैग्नेट लेंगे यही वाला। तो देखिए मैंने ये मैग्नेट इसलिए बनाया था कि ये जो सोलेनॉइड है इस वाले मैग्नेट जैसा बन जाएगा, ऐसा बिहेवियर देने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, है ना। बिजली चलेगी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिजली नहीं चलेगी तो नहीं बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये कॉइल का सिस्टम हम लोग समझ गए, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, फिर से याद करते हैं। जैसे मैंने ये बनाया था, तो ये वाला एरो जो है, अगर रेड एरो आप फॉलो कर रहे हैं तो रेड एरो पहला वाला है और वो ये है, दिस इज द रेड एरो। ठीक है, रेड एरो थोड़ा कम अच्छा बन गया, दिस इज द रेड एरो। ठीक है, पहला वाला रेड एरो हम लोग ने ऊपर की तरफ बना लिया। तो अब होता क्या है कि जब ये वाला मैग्नेट इसकी तरफ ले जाएंगे तो ले जाने से क्या होगा, इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स चेंज होगा। भाई दूर मैग्नेट है तो कम फील्ड लाइंस जाएंगी, और जैसे जैसे ये पास जाता जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी। तो ये कॉइल क्या करेगी, इस तरह से अपना मैग्नेटिज्म एडजस्ट करेगी कि ये पास में ना आए। नॉर्थ आ रहा है तो ये अपने अंदर नॉर्थ डेवलप कर देगा जिससे कि इसका अपोज हो। ये सारी बातें हम लोग सीख रहे हैं, इसी चीज को फिर हम लोग फेराडेज लॉ और लेंस लॉ बोलने लगेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ नॉर्थ दिख रहा है, तो ये वाला जो कॉइल है ये भी अपने अंदर नॉर्थ बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा, यानी कि रेड वाला एरो जो है वो ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने बनाया। अब रेड वाला एरो ऐसा हो गया है तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, है ना। तो अब ये करंट ऐसा आएगा, तो करंट अब ऐसा आएगा तो ये किस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इस तरफ डिफ्लेक्शन। जब कोई मैग्नेट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में। ये गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट डायरेक्शन बताता है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। जब कोई मैग्नेट नहीं है, यहां पे कोई मैग्नेट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं। मैग्नेट यहां हिला रहे हैं हम लोग तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से यहां पे करंट चल रहा है। तो यहां पे हमने क्या सीखा, बैटरी से करंट दिया तो मैग्नेटिज्म आया। यहां पे हमने क्या सीखा, मैग्नेटिज्म हमने दिया तो बिना बैटरी के भी करंट आ गया। यही है इंडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण। वैसे हिंदी नाम ज्यादा बताना मैं पसंद नहीं करता हूं,
क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा नहीं पसंद करते हैं इस चीज को लेकिन प्रेरण बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि प्रेरण से प्रेरणा, यानी कि मैग्नेट से ये प्रेरणा ले लेता है कि अबे तुम काहे के मैग्नेट हो, हम भी मैग्नेट है, तुम हमारे पास आ रहे हो, हम भी मैग्नेट है। और ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है या टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन ये इसको देखकर रंग बदल रहा है, इससे प्रेरणा लेके ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म ला रहा है। इसी चीज को इंडक्शन कहते हैं, इसी चीज को प्रेरण कहते हैं। तो अब जो हम लोगों ने सीखा उसे लॉ से समझते हैं। लॉ क्या कहते हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन ला रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? ये वाला मैग्नेट, ये पास आ रहा है तो इसमें इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। भाई कॉइल क्या है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बार बार रिपीट कर रही है, तभी तो नंबर ऑफ टर्न से एरिया मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस कॉइल के एक लूप का जो एरिया है उसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, याद आ रहा है? वही चीज। तो अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेट्स अप एन इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट, मतलब ये आ रहा है तो इसमें EMF आ जाता है, करंट फ्लो करने लगता है, whose magnitude is equal to the rate of change of magnetic flux। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है केवल कि भाई आप समझ लीजिए E इज इक्वल टू dφ बाई dt। E इज इक्वल टू dφ बाई dt। E क्या है? ये ऐसा वाला E, एप्सिलॉन टाइप का, ये E है EMF, इंड्यूस्ड EMF। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? dφ बाई dt। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इंड्यूस्ड EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। E इज इक्वल टू dφ बाई dt आप बोल सकते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। अब मजेदार बात देखना, फेराडे जो थे उनके दो साथी थे, दो चेले होंगे, स्टूडेंट होंगे, न्यूमैन और लेंज। तो फेराडे ने न्यूमैन के साथ बढ़िया काम किया, एक मस्त लॉ निकाला। अब दूसरा चेला जो लेंज था वो थोड़ा दुखी हो गया, बोला यार हमारा तो कोई नाम ही नहीं आ रहा फेराडेज लॉ में। तो फेराडे ने बोला चलो तुम्हारा भी एक लॉ है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF या फिर करंट इन एनी सर्किट इज सच दैट टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। कॉज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये नॉर्थ पोल ला रहा है तो ये भी अपनी तरफ से नॉर्थ पोल लाएगा, अपने करंट को इस तरह एडजस्ट करेगा कि यहां नॉर्थ पोल बने ताकि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आपस में रिपल्शन करने लगे। रिपल्शन करना अपोजिशन हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहां पे हम लोग साउथ रहते, यहां पे नॉर्थ रहता, तो साउथ वाला पास में आ रहा होता तो ये अपनी तरफ साउथ कर लेता, करंट की डायरेक्शन बदल जाती। यानी कि जो भी कारण है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि मैग्नेट का पास आना यहां पर कारण है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेट के पास आने को ही अपोज कर दिया जाए, इस तरह की यहां से करंट फ्लो कराया जाएगा, इस तरह की डायरेक्शन करंट की मेंटेन की जाएगी कि जो कारण है, जो कॉज है, उसी का ऑपोजिशन होने लगे। ये एक्शन रिएक्शन की तरह है, ये फ्रिक्शन की तरह है। जिस भी डायरेक्शन में गाड़ी जाना चाहेगी फ्रिक्शन उसका उल्टा करेगा, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेट आएगा इसकी करंट डायरेक्शन मैग्नेट के आने को मना करेगी। तो पहला लॉ कह रहा है ये, और दूसरा लॉ कह रहा है, सुनो मेरी बात, एक माइनस साइन यहां पे चाहिए। तो ब्लैक वाला लॉ दिया न्यूमैन ने और उसमें माइनस साइन दिया लेंज ने, तभी तो उनका लेंज नाम है। मोशनल EMF, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस क्रॉस बता रहे हैं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
तो ये उसमें हमारी एक रॉड इस तरह चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही है। तो ऐसे चलने की वजह से इसका जो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब करंट भी चल रहा होगा, तो इसमें करंट चलने लगेगा। तो E इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर जैसा है, तो करंट कितना चलेगा, VBL डिवाइडेड बाई आर। I is equal to VBL divided by R. This is the motional EMF and this is the motional current. Motional current, motional EMF. अब लेकिन करंट है तो यार डायरेक्शन की चिंता भी करनी चाहिए, करेंगे। राइट हैंड रूल लेते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी यहां पे वेलोसिटी को रख लेंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इंड्यूस्ड करंट, यानी हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने में इंटरेस्टेड हैं यहां पर। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली और जो इंड्यूस्ड करंट है वो तो हमें निकालना है, तो हम लोग अंगूठा खोले। अब मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कहां चल रहा है, इस डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा है, कंडक्टर चल रहा है इस डायरेक्शन में। सो दिस इज वी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट हमारा कहां जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, समझ गए? तो ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। और ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लीजिए। मोशनल ईएमएफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग रॉड को चला रहे थे, अब हम लोग कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें मैंने एक लूप बनाया, लेकिन इसके अंदर 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 मतलब एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, बहुत सारे लूप हैं। तो n इज द नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स। ये कॉइल है, सर्कुलर लूप नहीं है। अब इसको यहाँ पे रोटेट करेंगे तो भी इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेटेड क्या हो जाएगा, ओमेगा एन बी ए, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी ये है, और ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कल को आप इसका मतलब सर्कुलर है, रेडियस वगैरह दे देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ओमेगा एन बी ए इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ए तो हटा दो, एन बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। अब एक रॉड रोटेट कर रही है, जैसे मान लीजिए कि ये अपनी रॉड है, तो ये इस तरह रोटेट कर रही है, ऐसे एक एंड इसका फिक्स है और दूसरा फ्री है। इस तरह रोटेट करने से भी इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एल लेंथ है यहाँ पे, ओमेगा जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, और बी पुराना वही मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से रोटेटिंग रॉड, देखिए पहले हम लोग ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई रॉड पढ़ी थी, अब ये रोटेटिंग रॉड है। ठीक है, तो इस केस में भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये भी मोशनल ईएमएफ में आ गया। करंट, देखिए अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर हम एक बड़ा सा सॉलिड मेटल पीस ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि करंट लूप्स जनरेट हो जाते हैं, और ये थोड़े से
मतलब अनडिजायरेबल होते हैं, ये हम चाहते नहीं हैं कि ये आ पाए, है ना। और ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कैसे भी, और ये करंट लूप्स क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये हीट अप कर देते हैं मामला, सब कुछ गर्म हो जाता है। ये एक तरीके से मतलब फ्रिक्शन की तरह है, हमें चाहिए नहीं हो, है ना। तो लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड विद इन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर। मोटे मोटे कंडक्टर होंगे, मतलब होता चाहे जितना पतला हो चाहे जितना छोटा हो, लेकिन एडी करंट्स तो आते ही हैं। लेकिन बल्क पीस में वो एडी करंट सफिशिएंटली लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो I²RT की वजह से हीटिंग इफेक्ट दे देते हैं। और फेराडेज लॉ की वजह से आते हैं ये, मतलब अगर आपसे पूछा जाए एडी करंट्स जो है वो किस लॉ पे बेस्ड है, तो आप फेराडे लॉ लिखाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो रहा है यहाँ सारा काम। और एप्लीकेशंस क्या है कि भाई गैल्वेनोमीटर को डेड बीट कर देता है। इसका मतलब आप समझिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, नॉर्मली ये ऐसे 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 हिलता रहता है, तो एक जगह रुकता नहीं है। तो अगर ये एडी करंट्स का यूज हम लोग कर लेते हैं तो वो सीधे एक जगह रुक जाता है, तो उसे एक जगह रुकने को ही डेड बीट कहते हैं। फिर इंडक्शन फर्नेस मुझे बहुत मस्त लगा कि भाई इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगा देते हैं, इतना ज्यादा फ्लक्स लगा देते हैं, तो इतना ज्यादा एडी करंट्स पैदा हो जाते हैं कि मेटल मेल्ट हो जाता है, अपने ही एडी करंट्स की वजह से मेल्ट हो जाता है। तो कितना जादुई लगता होगा देखने में। और इंडक्शन मोटर भी भाई एडी करंट्स पे बेस्ड है। फिर ट्रेन्स को यूज करने में भी हम लोग एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए जो भी हम लोग इंडक्शन मोटर ले रहे हैं, जहां पे देखिए इंडक्शन फर्नेस में तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडी करंट आए, जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाए। लेकिन जहां जहां पर जो एडी करंट्स डिजायरेबल नहीं है, हमें नहीं चाहिए, जहां पे वो ओवर हीटिंग कर रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके जल जाने का खतरा है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मेटल कोर लेने की बजाय हम लोग इस तरह से फिन्स में ले लेते हैं और इसे लैमिनेटेड बोल, एक एक जो मेटल प्लेट है इसे लैमिना बोलते हैं, और इसे हम लोग लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। और हर एक कोर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग वार्निश से पुता हुआ होता है। ये ट्रांसफार्मर वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एडी करंट्स जो हैं ये इस तरह से रहते हैं। सेल्फ इंडक्शन, अब यहां पर क्या है, एक कॉइल लगी हुई है, यही कॉइल ऑफ कंसर्न है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर हम लोग ये जो अरेंजमेंट है इसको रियोस्टैट बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। रियोस्टैट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, यानी कि रेजिस्टेंस इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर ये एरो यहां पे है तो रेजिस्टेंस कम है, ये एरो अगर यहां लगा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कम करंट, कम रेजिस्टेंस यानी ज्यादा करंट, ये तो जानते ही हैं हम लोग, है ना। तो अब अगर मान लीजिए ये जो एरो है इसको धीरे 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 हम लोग यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो मेन करंट जो इससे निकलने वाला है बैटरी वाला वो बढ़ रहा है। फिर से समझिए, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मेन करंट बढ़ रहा है। मेन करंट बढ़ रहा है, इसकी वजह से कॉइल क्या करेगा, मेन करंट को कम करने की कोशिश करेगा। यही चीज है सेल्फ इंडक्शन, और इस वाले करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे मेन करंट बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा, जिससे कि वो मेन करंट को कम करे। अब यहां पे क्या फॉलो हो रहा है, लेंज लॉ फॉलो हो रहा है कि कारण को ही खराब करना शुरू कर देगा। तो देखिए, अगर जो फ्लक्स है, एक लूप का फ्लक्स फाई भी है तो n लूप्स का n फाई भी हो जाएगा। n फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो एक हम लोग कांस्टेंट ले आए अपनी तरफ से l। l क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, l की यूनिट क्या हो जाएगी, l इज मेजर्ड इन हेनरी।
अब हेनरी भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो याद रखिएगा 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। तो कैसे लिखेंगे, 1 H इज इक्वल टू 1 V, कुछ लोग इसे 1 एम्पियर पर सेकेंड लिखते हैं। अभी ऐसा क्यों आ रहा है ये भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसे समझ लीजिए। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई तो टोटल फ्लक्स है, तो फाई की जगह हम लोग एन फाई भी लिख सकते हैं, है ना भाई। टोटल फ्लक्स यहाँ पे एन फाई हुआ जा रहा है, एन फाई बी भी कर रहे हैं, बी ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, अब एन फाई इज इक्वल टू एल आई हो गया, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, और कुछ लोग इसे ऐसे याद करते हैं कि मतलब डी आई बाई डी टी भी नीचे आ गया, L इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। माइनस साइन केवल ऑपोजिट डायरेक्शन को दर्शाने के लिए है। अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो हम लोग लिख रहे थे 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर और 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये और ये एक दूसरे को बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। तो इतना नोट डाउन करिए, डी आई बाई डी टी था अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। उसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट को उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट करते, मतलब कि इस एरो को इधर ले जाते, तो मेन करंट कम होने लगता, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो बढ़ने लगता। सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला समरी कि भाई L इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, तो उसकी वजह से 1 हेनरी ऐसा हो गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज किया, L इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, फाई बी कर सकते हो आप, तो उसकी वजह से मतलब फाई वेबर हो गया, एन फाई भी वेबर हो गया, तो वेबर डिवाइडेड बाई एम्पियर। तो इस फॉर्मूले की वजह से 1 हेनरी ऐसा होता है, इस फॉर्मूले की वजह से 1 हेनरी ऐसा होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये थोड़ा याद ही रहे एग्जाम के पहले तो ज्यादा अच्छा है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, अगर किसी कॉइल में लगातार चेंजिंग करंट जा रहा है, करंट पासिंग थ्रू इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, देन इन द कॉइल इटसेल्फ देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस चीज को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मतलब जिस कॉइल में चेंजिंग करंट जा रहा है उसी कॉइल में खुद से करंट का विरोध आ जाता है, करंट के अगेंस्ट एक नया इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, नया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। इस चीज को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यानी कि कॉइल अपने अंदर से जाने वाले बढ़ते हुए करंट को रेजिस्ट करती है, अपने अंदर से जाने वाले घटते हुए करंट को भी रेजिस्ट करती है। अब दो इंडक्टर्स या कॉइल्स अगर सीरीज में लगे हों तो उनका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, तो L1 प्लस L2, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस में होता है। और अगर वो पैरेलल में लगे हों तो 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा 1/LP, जहां पे LP है नेट में इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अगर वो पैरेलल में लगे होते तो बिल्कुल रेजिस्टेंस का जिस तरह फॉर्मूला होता है वैसे ही यहां पे याद रखिएगा।
कैपेसिटर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वालों से उल्टा होता है। अब अगले चैप्टर में हम लोग ऐसी सिचुएशन पढ़ेंगे जहां पर कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस तीनों एक साथ लगे हों। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता था, उसी तरह U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। L है इंडक्टेंस, I है करंट। उसी तरह अगर हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे जाते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, जहां पे B मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी नहीं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। आपको मालूम होना चाहिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, L है उसकी लेंथ। तो हम लोग याद किए थे कि B इज इक्वल टू म्यू एन आई उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये याद किया था हम लोगों ने, है ना। लेकिन ये छोटा n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले से ही यहाँ पे शामिल किया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कैसा है, तो n फाई बाई आई। अगर उससे I करंट जा रहा है और n नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसका L इस तरह आ रहा है। अब फाई की जगह हमने ए बी रख दिया, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पुरानी बात है ना, फाई इज इक्वल टू ए बी बहुत पुराना ज्ञान है, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई बहुत पुराना ज्ञान है, दोनों को एक साथ कर लिया। और अब हम लोगों ने B की जगह ये वाला टर्म रख दिया, I नीचे था ही, और दोनों ही करंट हमारे कैंसल हो गए, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हमारा करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू एन स्क्वायर L डिवाइडेड बाई म्यू एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, और किसका क्या मतलब है अभी मैं लिख देता हूं। जैसे L है लेंथ, N है नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू क्या है आप बताइए। म्यू है जो भी कोर अंदर लगा हुआ है, ये सॉलिड कोर है रेड कलर का, उसका परमिएबिलिटी है। दिस इज द कोर अराउंड विच द कॉइल इज वाउंड। हम लोग म्यू नॉट भी पढ़ते थे, तो म्यू नॉट इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हम मान लेते थे कि सोलेनॉइड के अंदर एयर है। अब मान लीजिए कुछ भी लगा दिया, सॉफ्ट आयरन यहाँ पे लगा दिया, तो हम लोग उसकी जगह म्यू लिख रहे हैं, म्यू नॉट नहीं लिख रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन शुरू करने के पहले पुराना सेल्फ इंडक्शन थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर से देख लें। देखिए था क्या कि हम लोग यहाँ पर एक रियोस्टैट लगाए थे, ऐसा रेजिस्टेंस जिसका, ऐसा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। तो लगातार हम लोग अपनी ये वाली जॉकी को या पिन को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे थे। तो इस डायरेक्शन में पुश करने से रेजिस्टेंस कम हो रहा था, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ रहा था। तो हम क्या कहते थे, मीन करंट, छोटा आई ही लिख लेते हैं, मीन करंट इंक्रीजिंग। जब मेन करंट इंक्रीज हो रहा था तो यहां पे इस आई का विरोध करने के लिए एक इंड्यूस्ड करंट भी आ गया, इसी को हम लोग कह रहे हैं इंडक्शन। इंड्यूस्ड करंट आ गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन करंट। एन फाई इज इक्वल टू एल आई पढ़ रहे थे। फाई क्या था, कॉइल के अंदर जाने वाला, कॉइल के अंदर एक टर्न में जाने वाला फ्लक्स।
एन फाई हो गया एन टर्न्स में जाने वाला टोटल फ्लक्स। तो जो यहां पे लॉजिक था कि अपना ही करंट चेंज करने से सेल्फ इंडक्शन आ रहा है, यहां पर अपना करंट चेंज करने से दूसरे में इंडक्शन लाने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो अब यहां पर क्या होगा कि ये इधर पुश किया जा रहा है, सेम काम कर रहे हैं, इसको भी इधर पुश किया जा रहा है। इधर पुश करने की वजह से इसमें करंट आएगा, मेन करंट में चेंजेस आएंगे, मेन करंट में जो चेंजेस आएंगे उसको di1/dt बोल रहे हैं। 1 मतलब प्राइमरी और 2 मतलब सेकेंडरी, यानी पहले वाले का करंट जो है हम लोग टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। i1 जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो di1/dt यहां पे आएगा। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी चेंज होते हुए जाएगी। तो ये करंट यहां से यहां आया, इस करंट को अपोज करने के लिए एक और करंट यहां पे आ जाएगा इस तरह से कि ये इस डायरेक्शन में, मतलब करंट यहां पे ऐसे चलेगा ताकि इससे डेवलप होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो अपोज करे। वही लेंज लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो n∅2 इज इक्वल टू mi1। अब m यहां पे क्या है, जिस तरह से l यहां पे था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसी तरह m यहां पे है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। और N2∅2 क्या है, दूसरे वाली कॉइल में फ्लक्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पहले वाले के करंट के, है ना। और करंट लगातार I1 जो है लगातार चेंज होता रहेगा। उसी तरह EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल विल बी -m टाइम्स, देखो बिल्कुल उसको मिमिक कर रहा है, di1/dt, है ना। तो जिस तरह से जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन में ये फॉर्मूला था उसके जैसा ही म्यूचुअल इंडक्शन में ये फॉर्मूला, जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन में ये फॉर्मूला था उसके जैसा ही म्यूचुअल इंडक्शन में ये फॉर्मूला। नोट कर लीजिए। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 कोएक्सियल कॉइल्स, मतलब एक ये जो प्राइमरी है वो ये वाली है ब्लैक वाली, और जो सेकेंडरी है उसको ऊपर ही लगा दिया गया इस तरह से कि लगभग उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। m इज इक्वल टू N2∅2/I1 यहां से आ गया। अब फाई क्या है यार, दूसरे वाले पे जो फ्लक्स है वो कैसे आएगा, फ्लक्स क्या होता है, A इंटू बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, है ना, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगभग सेम ले लिया है। और अगर याद करो तो B होता है μ0 Ni, अच्छा B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसकी वजह से, प्राइमरी में ही तो करंट जाता है, सेकेंडरी में तो करंट जाता ही नहीं है, देखो, है ना। तो जो प्राइमरी में करंट जाता है उसकी वजह से μ0 Ni आएगा, जहां पे छोटा n लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो यार n की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, n1 डिवाइडेड बाई लंबा वाला l। n1 is the number of turns of first coil, primary coil, and L is the length of the primary coil। तो यार ये होता ही है कि इंडक्शन देने वाला जो होगा, प्राइमरी जो होगा वो ज्यादा बड़ी कॉइल होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइल होगी, ताकि इंडक्शन प्राप्त करने वाली यानी सेकेंड कॉइल जो होगी वो थोड़ी छोटी सी होगी। क्योंकि सप्लायर अगर बड़ा होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी बीच में, इसलिए सप्लायर को हम लोग बड़ा बनाते हैं और एक्सेप्टर को छोटा बनाते हैं। सप्लायर इज द
प्राइमरी कॉइल, एक्सेप्टर इज द सेकेंडरी कॉइल। ये हम लोग को मानना होगा यहाँ पे। अच्छा, तो इसलिए n की जगह हम लोग N1/L रख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। N1 यहाँ पे रखा और थोड़ा सा रीअरेंज भी करूंगा मैं एक स्टेप में। म्यू नॉट N1 डिवाइडेड बाई L। इसी चीज को लोग रीअरेंज करके क्या लिखते थे, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। इसी को किया जा सकता है, म्यू नॉट N1 N2 A by L. So this is the mutual induction of two coaxial coils. कोएक्सियल मतलब जिनकी सेम एक्सिस हो।